Hello everyone. Today in this video we read topic of schooling and education today means आज के समय में वर्तमान समय में जो एजुकेशन है और विद्यालय है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स. आज के समय में लड़के और लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में स्कूल जा रहे हैं. एट as we will see, there still remain differences between the education of boys and girls. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 years which counts the whole population of the country. जो भारत है इसमें हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है. इट आल्सो गैदर्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन. इसमें जो जनगणना होती है उसमें भारत में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी एज, उनका एजुकेशन, उनके द्वारा किया जाने वाला काम एक्सेट्रा. वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेज़र many things like the number of literate people and the ratio of men and women. और ये जो जनगणना होती है इस जानकारी का जनगणना में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है इस इंफॉर्मेशन का यूज़ हम अनेक बातों के आकलन करने के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का क्या अनुपात है ये जानने के लिए ये आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन वर लिटरेट compared to just 15% of all girls and women. 1961 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सब लड़के और जो भी पुरुष हैं जो कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं उनका 40% जो थे वो एजुकेटेड थे. मीन्स कम से कम वो अपना नाम लिख सकते थे. और इसकी तुलना में जो लड़कियां थी या औरतें थी केवल 15% ही थी जो शिक्षित थी. इन द मोस्ट रिसेंट census of 2011, this figure have grown to 82% for boys and men and 65% for girls and women. 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार लड़के और पुरुषों की जो संख्या थी वो बढ़कर जो फिगर है वो 82% तक बढ़ गया और जो शिक्षित जो लड़कियां थी उनकी जो संख्या है वो 65% तक बढ़ गई थी. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. But as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. इसका मतलब यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों के दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक एजुकेशन मिला है. लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का जो प्रतिशत है वो अधिक है. द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे. इनके बीच का अंतर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है. Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups. Scheduled caste is the official term for Dalit and scheduled tribes is the official term for Adivasi. आपकी बुक में
नेक्स्ट नीचे के साइड में एक टेबल दिया गया है जिसमें अलग अलग वर्गों के उन लड़के और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। शासकीय शब्दावली में जो दलित हैं उनके लिए अनुसूचित जाति या शॉर्ट फॉर्म में एससी और आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी शब्दावली का यूज़ किया जाता है। You have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. आपने जो टेबल आपकी बुक में दिया है उसमें इस बात पे ध्यान दिया होगा कि सभी लड़कियों की जो कैटेगरी है उसके कंपेयर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़कियों की स्कूल छोड़ने की जो दर है वो बहुत अधिक है। This means that girls who are from Dalit and Adivasi background are less likely to remain in school. इसका मतलब यह हुआ कि दलित और आदिवासी बैकग्राउंड की जो लड़कियां हैं वो स्कूल में उनके रहने की संभावना जो है वो कम रहती है। The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girls to complete primary school. 2011 की जो जनगणना है उससे यह भी पता चलता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी भी जो प्राइमरी एजुकेशन है पूरी करने की संभावना कम रहती है। While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper schools, not teachers who teach on a regular basis. देश के अनेक भागों में जो खासकर जो गाँवों के और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न तो उचित स्कूल हैं और न ही टीचर हैं। If a school is not close to people's homes, और यदि विद्यालय जो या स्कूल जो है घर के पास ना हो तो and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school. इसका मतलब है कि अगर घर के पास स्कूल ना हो तो लाने ले जाने के लिए किसी तरह का साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो भी जो पेरेंट्स होते हैं लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। Many families are too poor and unable to bear the cost of educating all देयर चिल्ड्रेन, और कुछ फैमिली ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं और अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का जो खर्च है वो नहीं उठा पाते। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, और ऐसी कंडीशन में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है। Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and classmates, just like ओम प्रकाश वाल्मीकि was. बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। यहाँ ये जो आज का टॉपिक था आपका वर्तमान समय में जो स्कूल है और एजुकेशन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।